So welcome dear students in part 3 of this unit, that is D and F block elements. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द ट्रेंड्स इन वेरियस प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, कैसे ये वैरी होते हैं पीरियड एंड ग्रुप के अंदर। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ कंपाउंड्स, जैसे वाई दिस K2 PtCl6 it exists but K2 NiCl6 does not exist. Similarly हम देखेंगे that why zirconium and hafnium they have nearly same atomic size. तो ये कुछ important points इसमें आ जाएंगे. So let's start. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे atomic size, और atomic size we discuss in terms of atomic radius. जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक, है ना, वी हैव टू डिस्कस ओनली द 3D सीरीज़, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम कहते हैं. तो इसमें स्कैंडियम से अप टू जिंक वी आर हैविंग दिस 10 एलिमेंट्स. सो आई होप कि ये अब आपको याद हुए होंगे. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो हमें क्या देखने को मिलता है दैट when we see the atomic size या atomic radius, we see that from scandium up to zinc usually क्या होना चाहिए, atomic size और atomic radius usually क्या होता है, decrease होता है. जब भी हम from left towards right जाते हैं किसी भी period के अंदर, atomic radius जो है या atomic size जो है वो usually decrease होता है. क्यों decrease होता है? Because of increase in nuclear charge, क्योंकि nucleus पे positive charge increase हो जाती है, because number of प्रोटॉन्स 1 by 1 इंक्रीज होता जा रहा है. सो दैट्स वाई एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज ये दोनों डिक्रीज होते हैं जनरली. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कैंडियम 144 पिकोमीटर, ये जो एटॉमिक रेडियस दी गई है इट इज़ इन पिकोमीटर्स. सो इट इज़ 144, देन 132, 122, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है ना. क्रोमियम, मैग्नीज, देखो पहले यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद नियरली क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन नियरली सेम है 117 पिकोमीटर, उसके बाद है ना 116, फिर से डिक्रीज 115, और उसके बाद कॉपर, जिंक, इनका एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है इट इज़ ग्रेटर, है ना, यहाँ से फिर से इंक्रीज हो रहा है. तो जो ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा, क्या देखने को मिल रहा है दैट फर्स्ट एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेज, है ना, पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद नियरली इट रिमेन्स सेम, और फिर से यहाँ से डिक्रीज, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इट इंक्रीजेस, है ना, कॉपर से आप देख सकते हो दैट इट फर्दर इंक्रीजेस. तो ये जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है ये आप ग्राफ में भी देख सकते हैं ना. तो आप देख सकते हैं दैट फर्स्ट इट डिक्रीजेस, है ना, फिर नियरली सेम है, और उसके बाद कॉपर, जिंक, फिर से एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. नाउ व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. देखो पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट इट डिक्रीजेस, स्कैंडियम से अप टू दिस, है ना, क्रोमियम, इट डिक्रीजेस. ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज. कैसे बताओ? स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इट्स 21, राइट, 21 एटॉमिक नंबर. उसके बाद टाइटेनियम इट इज़ 22, देन वी आर हैविंग 23, 24. तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एटॉमिक नंबर सिंपली मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा दैट मीन्स न्यूक्लियस हैज़ मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो यहाँ से स्कैंडियम अप टू क्रोमियम इट डिक्रीजेस, सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. सो यू विल राइट डाउन atomic size या atomic radius it decreases from scandium up to chromium because of increase in nuclear charge. Now let's see इसके आगे क्या हो रहा है. इसके आगे आप देख रहे हो it is nearly same. अब यहाँ से ये same क्यों है, यहाँ आगे भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज होना चाहिए था कंटिन्यूसली, पर एक्चुअली अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है that actually here is now another factor, that is the screening or shielding effect. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑलरेडी आपने 11th में डिटेल में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे. लेट्स से वी आर हैविंग न्यूक्लियस, उसके बाद इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद जो सबसे बाहर वाली शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दैट्स योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किन के अंदर, इन इनर शेल्स के अंदर, राइट.
तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ जो ये इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे एक्ट एज ए स्क्रीन। ये किसका काम कर रहे हैं? दे एक्ट एज ए स्क्रीन, ये एक पर्दे का काम कर रहे हैं। और दे एक्ट एज ए शील्ड, ये शील्ड का काम कर रहे हैं, ये बचा रहे हैं किनको? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, या इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर वाली शेल में होगी। द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड, है ना, बीच में स्क्रीन है, बीच में शील्ड है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो इसको बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो दैट मीन्स जब बीच में ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज ए स्क्रीन, दे एक्ट एज ए शील्ड, हिंस ये जो इफेक्ट है इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। That means आप याद रखेंगे that the inner shell electrons they act as a screen, they act as a shield, they protect the valence electron from being attracted towards the nucleus. That means nucleus का पुल जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचता है, क्योंकि बीच में क्या है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे एक्ट एज शील्ड और स्क्रीन। तो यहाँ पे भी मुझे बताओ, है ना, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d5, दैट मीन्स नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? इनर शेल जो है 3d उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और लास्ट में जो 4s है वैलेंस शेल, उसका इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन बचा रहा है? द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स द डी इलेक्ट्रॉन्स, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्ट क्या करते हैं? दे एक्ट एज ए स्क्रीन और दे एक्ट एज ए शील्ड, है ना, जो अभी मैंने बताया। तो किसको ये बचा रहे हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स दे प्रोटेक्ट ns इलेक्ट्रॉन्स, जो किस में इलेक्ट्रॉन्स है? लास्ट वैलेंस शेल में। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को बचाएंगे न्यूक्लियर पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ns के, ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, तो साइज बढ़ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज, या वी कैन से एटॉमिक रेडियस, इट इंक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, है ना, तो दैट मीन्स साइज भी क्या होगा? जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है विच प्रोटेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच प्रोटेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा। एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। एंड यू नो द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? s ऑर्बिटल में, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, p से, देन d एंड देन f। दैट मीन्स f के अंदर, f ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा प्रोटेक्ट फिर नहीं करते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ दीज टू इफेक्ट दे बैलेंस ईच अदर, है ना, ये काउंटर बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे बताओ कैसे? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? साइज डिक्रीज। और अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है। किस में ऐड हो रहा है? n-1 d ऑर्बिटल्स के अंदर। आपने ऑलरेडी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी हुई है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टुवर्ड्स द जिंक, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जिंक में d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, कॉपर और जिंक में d10। आई होप कि आपको याद होगा। तो मुझे बताओ फिर यहाँ पे दैट व्हाट हैपन्स? न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, और सिमिलरली यहाँ पे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? अब यहाँ से स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और उससे साइज बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई दीज टू, ये जो टू फैक्टर्स है, दे बैलेंस ईच अदर, काउंटर बैलेंस, है ना। तो दैट मीन्स दैट इज वाई क्रोमियम से हम देखते हैं अप टू दिस कोबाल्ट, है ना, दैट एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इट रिमेन्स नियरली सेम। ये क्या रहता है? सेम रहता है। अब आगे देख लो, कॉपर और जिंक, यहाँ पे फिर से साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस फिर से इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ 125 पिकोमीटर। अब ये फिर से क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे देखो
आयरन के बाद हम देखते हैं दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस, है ना, अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। पहले इनमें हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो है डी के ऑर्बिटल्स, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, D10 है, और यहाँ पे भी क्या है, D10, 3D10 4s1, 3D10 4s2। तो जब D के अंदर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होते हैं। पेयरिंग से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर भागेंगे। तो जब न्यूक्लियस से दूर होंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो साइज भी बिगर होगा। तो दैट्स वाई इनका एटॉमिक रेडियस या इनका एटॉमिक साइज जो है इट इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू दीज। तो यहाँ से ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। सो अब फाइनली आपने क्या याद रखा, that what is the trend shown by the 3D series, that first atomic size or atomic radius it decreases because of increase in the nuclear charge, और उसके बाद middle में in the center जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है that atomic size it nearly remains same. It is due to the two factors, one is that screening effect, another is the nuclear charge। ये दोनों एक दूसरे को, ये तो opposing है ना, न्यूक्लियर चार्ज से साइज डिक्रीज हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है दैट काउंटर बैलेंसेस एंड दैट्स वाई नियरली इनका साइज सेम है। और उसके बाद कॉपर और जिंक का साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि इनमें D10 इलेक्ट्रॉन्स है, 3D10 3D10। तो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा होता है और इनका रेडियस एज वेल एज साइज ये बिगर होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये था ट्रेंड शोन बाय द एटॉमिक साइज। तो यही आप देख सकते हैं, अगर ये तो एटॉमिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस में भी आप यही देखेंगे दैट इट यूजुअली डिक्रीजेस, और वहाँ पे कॉपर और जिंक के अंदर मेटेलिक रेडियस ज़्यादा। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो ये तो पीरियड के अंदर हमने देखा। अब मुझे बताओ डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस स्कैंडियम, देन वी आर हैविंग स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, है ना, एक्टिनियम। तो इस ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहे हैं, ठीक है ना, पीरियड के अंदर। पर जब हम देखेंगे ग्रुप के अंदर व्हेन वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, उसके बाद यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स साइज भी क्या होगा, इंक्रीज। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकली, है ना, 3D सीरीज की जो कर्व है ये बिलो है, उसके अबो है 4D सीरीज, देन उसके अबो है 5D सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर दैट एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा किनका है, 4D एंड 5D सीरीज का। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट ये जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें क्या आ जाएगा, है ना, ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दैट मीन्स 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक साइज जो है वो नियरली सेम होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, वी आर हैविंग जिरकोनियम, जिरकोनियम इसका कितना है एटॉमिक रेडियस, इट इज़ 160 पिकोमीटर, हॉफनियम 159 पिकोमीटर, सो नियरली क्या है, इट इज़ नियरली सेम। नाउ व्हाई second and third transition series, or we can say why 4D and 5D series elements have nearly same atomic size, it is due to the lanthanide contraction. Okay, let's see. So क्या बताया मैंने, that it is due to which phenomena, it is due to the lanthanide contraction. lanthanide contraction की वजह से second and third transition series एलिमेंट्स जो है इनका एटॉमिक साइज नियरली सेम होता है ना। जैसे अभी मुझे बताओ स्कैंडियम है, यट्रियम है, उसके बाद लैंथेनम है, ठीक है ना, और देन एक्टिनियम, सिमिलर टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हॉफनियम है। तो क्या बताया मैंने, जिरकोनियम इट इज़ नियरली 160 पिकोमीटर इसका साइज, और यहाँ पे इसका 159 पिकोमीटर। तो दोनों का नियरली क्या है, सेम। किस किस का, जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज नियरली सेम है। दैट मीन्स ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। नाउ व्हाई इट इज सो, ये एक्चुअली इसलिए है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। बताओ मुझे यहाँ पे लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स है कौन से हैं, सीरियम अप टू ल्यूटेशियम, है ना, सीरियम अप टू ल्यूटेशियम, ये सभी लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो ये आगे हमें पढ़ने हैं डिटेल में।
तो मुझे बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन्स किन के अंदर फिल होते हैं? f ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन f ऑर्बिटल्स। तो ये आगे हम देखेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली उनको ही हम कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन f ऑर्बिटल्स, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किन में होता है? f ऑर्बिटल्स के अंदर। तो सीरियम से लेकर अप टू ल्यूटेशियम इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? f ऑर्बिटल के अंदर। और मैंने अभी बताया दैट f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट वो सबसे कम है। दैट मीन्स यहाँ पे f ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्प्रॉपर शील्डिंग दिखाते हैं। दैट मीन्स वो प्रॉपरली शील्ड नहीं करते हैं। इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से क्या होता है बताओ? जब शील्डिंग प्रॉपर नहीं हुई तो न्यूक्लियर पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक इजीली पहुंच जाता है, तो दैट मीन्स एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो दैट्स वाई फ्रॉम सीरियम अप टू ल्यूटेशियम एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज दोनों डिक्रीज होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दैट ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, नंबर फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, सेकंड आयोनिक साइज डिक्रीजेज, सी ऑप्शन बोथ। तो आंसर रहेगा बोथ। सो ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन व्हाट हैपेंस? बोथ एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज डिक्रीजेज। सो व्हाई डिक्रीजेज? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन f ऑर्बिटल्स, है ना। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं प्रोग्रेसिवली वन बाय वन, तो वो किन में फिलअप हो रहे हैं? f ऑर्बिटल्स के अंदर। तो मुझे बताओ f ऑर्बिटल्स शो इम्प्रॉपर शील्डिंग, ये प्रॉपरली शील्ड नहीं करते हैं किनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, शील्ड नहीं करते हैं। किससे? न्यूक्लियर पुल से। तो दैट मीन्स न्यूक्लियर पुल इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर गेटिंग पुल्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज डिक्रीज होता है। तो इस डिक्रीज होने को ही हम कहते हैं कंट्रैक्शन, और ये लेंथेनाइड्स में हो रहा है तो इसको बताएंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये आगे भी डिटेल में हमें देखना है व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज एंड व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस। पर अभी इतना याद रखो दैट लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो है इट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपरली शील्ड नहीं करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, या प्रॉपरली वो स्क्रीन नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज both atomic as well as ionic size it decreases. This is known as lanthanide contraction. So that is why lanthanum के बाद जो हॉफनियम है, अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज नियरली सेम होता है। होना क्या चाहिए था? ज़्यादा। जिरकोनियम का साइज अगर 160 पिकोमीटर है तो इसका तो होना चाहिए था इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और ये तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, और वी कैन से इट इज 4D सीरीज 5D सीरीज, है ना। तो मुझे बताओ साइज इसका बड़ा होना चाहिए था, पर क्या है? कम, 159, दैट मीन्स नियरली सेम। सो इट इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी। सो व्हाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम है नियरली सेम एटॉमिक साइज? सो इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सो ये हमने देखा एटॉमिक साइज। और सिमिलरली आयोनिक साइज, तो आयोनिक साइज में भी आप देख सकते हैं आयोनिक रेडिय यहाँ पे दिया गया है, इट्स आल्सो इन पिकोमीटर। देखो स्कैंडियम जो है एक्चुअली ये जो आयोनिक साइज या रेडियस दिया गया है ये किन आयन्स के लिए दिया गया है? आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, इट इज़ m डाइवेलेंट पॉजिटिव, m स्टैंड्स फॉर मेटल। दैट मीन्स जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक्चुअली ये आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में कि यूजुअली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। +2 मीन्स दे इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +2। पर स्कैंडियम जो है इट डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आगे देखेंगे व्हाई इट डज नॉट शो। यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट ये जो स्कैंडियम है इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर, तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है, ये +3 दिखाता है, +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, दैट्स वाई इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो टाइटेनियम से आप देख सकते हैं दैट आयोनिक रेडियस जो है व्हाट हैपेंस, इट यूजुअली डिक्रीजेस, है ना। 90, 79, फिर 82 और यहाँ पे नियरली सेम, फिर से डिक्रीज हो रहा है। और कॉपर और जिंक इनका तो ज़्यादा होगा ही, है ना, जो अभी हमने किस में देखा? एटॉमिक साइज में, एटॉमिक रेडियस में। सो जनरली सेम ट्रेंड है एज दैट ऑफ एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज का भी ट्रेंड सेम ही है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बताओ आयन का जो साइज है वो नॉर्मल एटम से कम होगा या ज़्यादा? कम होगा, वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक रेडियस इट इज़ 132 पिकोमीटर पर आयोनिक रेडियस, क्योंकि कैटायन का साइज़ क्या होता है?
स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयोनिक साइज डिक्रीज। तो बताओ यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इट डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज फ्रॉम टाइटेनियम अप टू द निकल, और फिर इसके बाद कॉपर और जिंक का ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया डी फिलिड है D10। और ये 3 फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस साइज। कौन कौन सा फैक्टर है? नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या बताया? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा बताया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये 3 फैक्टर्स है जिनसे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ये जो, हाँ, अब मुझे बताओ एटॉमिक आयोनिक साइज, सो जनरली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जनरली डिक्रीज हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे बताओ लेट्स से आयरन है, आयरन का डावलेंट पॉजिटिव है आयन, और एंड वी आर हैविंग आयरन ट्रैवलेंट पॉजिटिव, तो इन दो में से किसका साइज बड़ा होगा और किसका छोटा होगा? तो डेफिनेटली Fe डावलेंट पॉजिटिव का बिगर साइज होगा एज कम्पेयर टू ट्रैवलेंट पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज आयन पे ज़्यादा, तो दैट मीन्स साइज उतना कम होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो साइज कंट्रैक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा था दैट एटॉमिक आयोनिक साइज या मेटालिक साइज, मेटालिक रेडियस, ये तीनों जनरली डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बताओ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉमन सी बात है दैट डेंसिटी जो है इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे बताओ जब एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यूज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ दीज, है ना, डेंसिटी दी गई है यहाँ पे 3.43, उसके बाद 4.1, देन इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली अप टू दिस, है ना, निकल कॉपर नियरली सेम। उसके बाद जब आप जिंक का आयन लेंगे, जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव, तो इसमें D10 है, मतलब 10 D में बराबर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स वाई इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स बिगर साइज। और जब साइज बड़ा है तो दैट मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा, साइज ज़्यादा है, बड़ा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा। वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम। तो दैट्स वाई जिंक की जो डेंसिटी है ये कम है, सो इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो ये आप याद रखेंगे इसका रीज़न। अब यहाँ पे एक टर्म आप याद रखेंगे, ये जो दिस ग्रुप नंबर 11 है, कॉपर, इसमें आता है सिल्वर, गोल्ड, है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल्स। इनसे हम क्या बनाते हैं? कॉइन्स। और दे आर नोन एज करेंसी मेटल्स, दे आर आल्सो नोन एज currency metals or coinage metals. Now let's see another trend, that is the trend in ionization energy. So ionization enthalpy या ionization energy या ionization potential भी इसको कहते हैं, 11th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे ये वो एनर्जी है जो आपको लगेगी किसके लिए? टू रिमूव ए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे हमारे पास है ये स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, ये इस वक्त न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पे नहीं है, आइसोलेटेड है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, और ये किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। अगर ये स्कैंडियम, ये तो सभी मेटल्स है सॉलिड स्टेट में, तो पहले इनको हीट अप किया जाता है, मेल्ट, उसके बाद इनके वेपर्स हम लेते हैं एक्चुअली। तो उसके बाद हमें कितनी एनर्जी लगेगी इससे एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? दैट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच आई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। तो IE सिंबल से भी आप दिखा सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे बताओ, हाँ, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजुअली क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम 631, फिर 658, तो क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ से वेनेडियम का कम है टाइटेनियम से, तो अभी इसका रीज़न बता देंगे। फॉर यूजुअली क्या होना चाहिए? इट शुड इंक्रीज, है ना, 653 इंक्रीज, फिर से इंक्रीज, हाँ, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। कोबाल्ट एक्सेप्शन दिखा रहा है, आयरन से कम है, और इसके बाद निकल का भी कम है, उसके बाद कॉपर, जिंक, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है।
तो यूजुअली जनरली जब आप देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं 631, जिंक के पास कितने हैं 906, और ये जो यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज किलो जूल पर मोल, इट इज इन किलो जूल पर मोल, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हम कैसे मेजर करते हैं, इन किलो जूल पर मोल, दैट मीन्स एक्चुअली कितनी एनर्जी आपको लग रही है 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, सो दैट इज द किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब कहीं पे एक्सेप्शंस है, इसका रीज़न अभी बताएंगे, पर पहले मुझे बताओ ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज़ डेल्टा H1, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, जैसे ये क्या बन जाएगा स्कैंडियम पॉजिटिव, जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला ये क्या बन जाएगा स्कैंडियम मोनोवैलेंट पॉजिटिव। पर अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा स्कैंडियम डाइवैलेंट पॉजिटिव। तो इसके लिए जो एनर्जी आपको लगेगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H2, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 631 और ये 1235, दैट मीन्स नियरली डबल हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू आपको कब लग रहा है, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उससे ज़्यादा फिर क्या होगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा H3। सो ये आप याद रखेंगे दैट जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब आपके पास एक्चुअली ये पूरा न्यूट्रल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो ये क्या बना पॉजिटिवली चार्जड, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा। सो दैट मीन्स डेल्टा H1 इसकी, हाँ, इसका वैल्यू जो है कम होगा डेल्टा H2 से, और इससे ज़्यादा होगा डेल्टा H3। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे मुझे बताओ जिंक के लिए 906 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और सेकंड निकालने के लिए 1734 किलो जूल एनर्जी आपको लग रही है। सो नाउ टेल मी दैट ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगा। अब तो 3 फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। सो यू विल राइट डाउन, नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियर चार्ज। तो खुद ही बताएंगे मुझे, जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, साइज़ क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ कम होगा। तो मुझे बताओ जितना साइज़ स्मॉल होगा एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि साइज़ जितना स्मॉल होगा, जैसे ये है हमारे पास, लेट्स से दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इसका साइज़ जो है बहुत ही स्मॉल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो ये तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो सिंपली याद रखेंगे दैट मोर द न्यूक्लियर चार्ज more will be the ionization energy. So ionization enthalpy it is directly proportional to the nuclear charge. Now second जो factor है जो affect करेगा ionization energy, so दूसरा यहाँ पे आप याद रखेंगे that is the screening और shielding effect. screening effect तो बता दो यहाँ पे मुझे, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो उनके लिए एनर्जी क्या लगेगी कम। तो आप लिखेंगे दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जितना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्या लगेगी कम लगेगी। सो ये सेकेंड फैक्टर। थर्ड आप याद रखेंगे दैट इज द एक्सचेंज एनर्जी, है ना, एक्सचेंज एनर्जी। ये आपने 11th में पढ़ा होगा एक्सचेंज एनर्जी, जब आपने पढ़ा होगा दैट क्रोमियम एंड कॉपर दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो क्रोमियम एंड कॉपर दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वाई? बिकॉज इनमें डी ऑर्बिटल्स इधर दे आर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। जैसे क्रोमियम के अंदर 3d5 है ना 4s1, कॉपर के अंदर 3d10 4s1, सो दे आर हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब शेल्स ऑर्बिटल्स दे आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, ये आपको 11th में पढ़ना था। तो एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है?
जैसे मुझे बताओ, अगर आपके पास है डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये पांचों ऑर्बिटल जो है दे आर डिजनरेट, इनके पास एनर्जी क्या होती है, सेम। अब अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसमें भी जा सकता है इस वाले ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, दैट मीन्स दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द एक्सचेंज एनर्जी, दैट्स कॉल्ड द एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट स्टेबिलिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज, क्योंकि जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, तो दैट मीन्स एटम उस वक्त क्या होगा, स्टेबल होगा, ऑर्बिटल सबशेल स्टेबल। तो एट दैट टाइम जब एटम स्टेबल होगा तो आपको एनर्जी क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा। सो दैट मीन्स मोर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर विल बी द आयोनाइजेशन। तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है उनके लिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, भी डेल्टा एच से दिखाएंगे, तो ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये तीन फैक्टर्स है, वन इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ये जो क्रोमियम है ना, एटॉमिक नंबर 24, सो इट इज़ आर्गॉन 18 3d5 4s1। सिमिलरली आप देख सकते हैं कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो इसमें भी क्या है, वी आर हैविंग आर्गॉन 18 3d10 4s1। तो मुझे बताओ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहाँ से निकालना है, 4s से, आउटर मोस्ट शेल से ही निकलेगा जो लूजली बाउंड है। तो एनर्जी पहले आपको कम लगेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, क्रोमियम। पर जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आपको कहाँ से निकालना है, 3d5 से निकालना है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, हाफ फिलेट 3d5। तो इलेक्ट्रॉन जब आप 3d5 से निकालेंगे तो एनर्जी उस वक्त बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ 653, सेकंड जो है इट इज़ 1592 किलो जूल पर मोल। तो दैट मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इट विल बी मोर देन द फर्स्ट वन। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की कम होगी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 745 किलो जूल पर मोल। और जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आपको कहाँ से निकालना है, 3d10 से। तो 3d10 ऑलरेडी फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो जब आप यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एट दैट टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर। तो आप देख सकते हैं ये इससे डबल से भी ज़्यादा है, इट इज़ 1958। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब मुझे बताओ सिमिलरली अगर आपके पास है वी आर हैविंग क्रोमियम, और उसके बाद आपके पास है हाँ मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज। अगर ये आपके पास है Cr पॉजिटिव एंड देन वी आर हैविंग मैग्नीज पॉजिटिव। क्रोमियम से ऑलरेडी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, कहाँ से निकाला है, 4s से। तो अब ये क्या है, क्रोमियम पॉजिटिव मीन्स इट इज़ 3d5, और ये मैग्नीज पॉजिटिव है तो इट इज़ 3d5 4s1। यहाँ पे 4s0 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, इट इज़ कॉपर पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अब अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट मीन्स सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कॉपर पॉजिटिव की ज़्यादा होगी या मैग्नीज पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना है, ठीक है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकालना है। 3d5 हाफ फिल्ड, मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी। सो यू विल राइट डाउन दैट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cr पॉजिटिव की ज़्यादा होगी किससे, मैग्नीज पॉजिटिव से। पर मुझे बताओ अब जब आपने क्या निकाला, हाँ एक इलेक्ट्रॉन अब इससे निकाला, अब जब दूसरा भी निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव।
और सिमिलरली यहाँ पे ले लो मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव। अब इन दो में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्या बता सकते हैं? अब ये कैसा है, क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव, सो इट इज़ नाउ 3d4, इट इज़ नाउ 3d4 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमने निकाले हैं, एक कहाँ से निकलेगा 4s से और दूसरा यहाँ से, तो 3d4। मैग्नीज जो है इसमें अब कैसे होगा ये, इट इज़ 3d5 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो निकले, हाँ एक्चुअली मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इट इज़ 3d5 4s2, तो 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर निकले हुए हैं, अब ये 3d5। अब मुझे बताओ जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव की ज़्यादा होगी या क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव की? सो डेफिनेटली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है मैग्नीज डाइवेलेंट पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, किससे? क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव से। वाई? बिकॉज इट इज़ नाउ 3d5 हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, ये तो हाफ फिल्ड है ही नहीं, है ना? सो दैट्स वाई ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जहाँ पे हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है। सो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है। Now let's see how this ionization enthalpy it affects the thermal stability of compounds. तो उसके लिए आप नोट डाउन करेंगे that smaller the ionization enthalpy, smaller the delta H, that means ionization enthalpy, more stable will be its compound, more stable will be its compound. Smaller the ionization enthalpy of a metal, है ना, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट ये सभी मेटल्स हैं, तो क्या मैं बता रहा हूँ दैट स्मॉलर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटल, जितना एक मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, मोर स्टेबल विल बी इट्स कंपाउंड, इसका जो कंपाउंड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नाउ लेट्स सी, मुझे बताओ यहाँ पे मैंने दो मेटल्स लिखे हुए हैं, वन इज़ द निकल एंड अदर इज़ द प्लैटिनम। निकल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का सम जो है दैट इज़ दिस मच, 2.49 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। सिमिलरली प्लैटिनम के लिए इन दोनों का जो सम है दैट इज़ दिस मच, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 2.49 कम है और ये यहाँ पे 2.66 ज़्यादा वैल्यू प्लैटिनम का। तो बताओ मुझे यहाँ पे अगर हम निकल और प्लैटिनम की बात करेंगे, डेल्टा H का वैल्यू जो है यहाँ पे दोनों डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, दोनों का जो सम है, अब किसका वैल्यू कम है? स्मॉलर द डेल्टा H, स्मॉलर वैल्यू किसका है यहाँ पे? निकल का, स्मॉलर वैल्यू किसका है? निकल का। सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, मोर स्टेबल विल बी इट्स कंपाउंड, तो दैट मीन्स निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव, निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव का जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? इट विल बी मोर स्टेबल, किससे? हाँ ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्लैटिनम डाइवेलेंट पॉजिटिव के कंपाउंड से। सो दैट मीन्स प्लैटिनम डाइवेलेंट पॉजिटिव का जो कंपाउंड होगा इट विल बी लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होगा। आई होप क्या ये आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट स्मॉलर द डेल्टा H, जितना एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा, मोर स्टेबल विल बी इट्स कंपाउंड, तो जो कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल। तो निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव कब बनेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव जो है इसका जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और प्लैटिनम का ज़्यादा है तो इसका कंपाउंड लेस स्टेबल। अब नेक्स्ट मुझे बताइएगा दैट निकल में अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट मीन्स निकल टेट्रावैलेंट पॉजिटिव, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, इन चारों का जो सम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो किसका ज़्यादा आ जाएगा। शाबाश, अगर यहाँ पे इसका हम टोटल ले रहे हैं तो जब आप यहाँ पे इनका सम लेंगे, टोटल सम डेल्टा H1, डेल्टा H2, सिमिलरली डेल्टा H3, डेल्टा H4, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट जो प्लैटिनम का वैल्यू है, प्लैटिनम का
वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो कम है किससे, निकल से। तो दैट मीन्स प्लैटिनम 4 जो है 4 पॉजिटिव, इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो इसका कंपाउंड स्टेबल होगा निकल से। तो दैट इज़ वाई ये जो कंपाउंड आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ Na2 है ना, उसके बाद प्लैटिनम Cl6, या सिमिलरली वी आर हैविंग K2 PtCl6, it is more stable and it exists, but Na2 NiCl6 या K2 NiCl6 does not exist, ये unknown compound है, because निकल टेट्रावैलेंट पॉजिटिव आयन जो है इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका कंपाउंड अनस्टेबल होगा, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो दैट मीन्स इसका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आई होप कि ये आपने समझा होगा द ट्रेंड इन द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, सिमिलरली डेंसिटी हमने देखा, और फिर हमने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो अभी भी अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहा होगा यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।